बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। आज हमने पाकिस्तान में दो बड़ी कंट्रोवर्सीज देखी। पहली कंट्रोवर्सी ये थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने पार्लियामेंट से खिताब किया। पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड था। लोग जस्टिस काजी फायज ईसा को टैग करके सवाल करते रहे कि काजी साहब, क्या आपने पीडीएम को बाकायदा ज्वाइन कर लिया है और आने वाले इलेक्शन में आप किस जमात से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी कंट्रोवर्सी मरीम नवाज का वो इंटरव्यू जो पाकिस्तान के मीडिया पर नशर नहीं किया गया, लेकिन उसके कुछ क्लिप्स वायरल हुए और इन क्लिप्स के वायरल होने के बाद मरीम नवाज की जो प्लास्टिक सर्जरी है, जो सियासी प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने की है, उसकी तमाम परतें एक एक करके उतरना शुरू हो गई, गिर गई, क्योंकि तोशा खाना से बार बार इमरान खान को मंसूब किया जाता है। लेकिन मालूम ये हुआ कि इस पूरे टब्बर ने तोशा खाना से किस तरह बहती गंगा में हाथ धोए। व्यूअर्स, जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से तर्जुमान कौमी असम्बली की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और वहाँ पर भी अभी कंट्रोवर्सी जो है हमें बाकायदा तौर पर नज़र आ रही है। लोगों ने अपनी गलती को छुपाने के लिए और काजी साहब का पार्लियामेंट में आना और जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की और जो वो बातें करते रहे, इस पर उनकी ये कोशिश थी कि शायद हम काजी फायज ईसा की प्रेजेंस को जस्टिफाई कर सकें। लेकिन जो तूफान आया ट्विटर के ऊपर और पाकिस्तान के मीडिया पर और जो सवालात पूछे जा रहे हैं और जिस तरह उनकी पोजीशन अब कमज़ोर हो गई और पाकिस्तान में अब वो एक कमज़ोर आने वाले चीफ जस्टिस के तौर पर हमेशा देखे जाएंगे, और फिर इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केसेस के ऊपर और क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये इंतहाई अहम नुक्ता है। इस बुनियाद पर तर्जुमान साहब जो है मैदान में आ गए। व्यूअर्स, इस पर मैं आगे चलकर बात करूंगा, क्योंकि जो खबर मरीम नवाज के हवाले से है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस खबर की जहां पर एक अपनी वैल्यू है, जो इसमें कंटेंट मौजूद था, जिस किस्म का इंकिशाफ किया गया और जो सवालात रखे गए, इसके साथ साथ मंसूर अली खान के हवाले से भी इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ना मुख्तलिफ ट्रेंड्स चल रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि शायद ये प्लांटेड इंटरव्यू था। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये इंटरव्यू हुआ तो उस वक्त भी लोगों ने ये बात कही, लेकिन अब सारी चीजें ना क्लियर हो गई हैं। मैं आपके सामने वन बाय वन एक टाइमलाइन रख दूंगा वाकयात की और फिर कुछ चीजें जो उनकी मंसूर अली खान की इस वायरल जो लीक्स हैं उसके बाद जो उन्होंने एक वीलॉग किया अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो मैंने उससे चीजें अखज़ की और जो मेरी फाइंडिंग्स हैं। पहली बात, मरीम नवाज जिस तरह एक्सपोज हुई हैं, मुझे एक जुमला याद आ गया इनका। ये कहती थी कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में भी कहीं कोई जायदाद नहीं है। लेकिन अब ये मालूम हुआ कि जिन गाड़ियों में ये घूमती रही और फिर उन्हें बार बार ये सवाल किया कि मेरी गाड़ी कौन सी गाड़ी, कहाँ है गाड़ी, और ये किस तरह इंफॉर्मेशन कहाँ पर मौजूद होती है। और फिर हमें इस क्लिप ने माजी के एक क्लिप की याद दिलाई, जब नवाज शरीफ साहब से भी तलत हुसैन साहब ने एक सवाल किया और जब उन्होंने सवाल किया तो यकीन करें हमारी नज़रों में उनकी वैल्यू बढ़ गई थी। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, अपने साथ ये एक अलहदा सवाल है और उनसे जब पूछा गया कि मियाँ साहब, लाहौर इज़ डर्टी और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर वो अपने लेफ़्ट राइट देखना शुरू उन्होंने कर दिया। और फिर आपको याद होगा कि वहाँ पर एहसन इकबाल साहब मौजूद थे और आज वही किरदार जो है वो मरियम औरंगज़ेब ने अदा किया। अच्छा, इस वीडियो में क्या है आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कुछ मेरे सवालात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन जो मंसूर अली खान साहब ने जो बातें कही, मुझे इस पर शदीद एतराज़ है। मंसूर अली खान साहब सहाफ़त करते हैं और उनकी सहाफ़त के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ज़्यादा खुश नहीं हैं, और उनके जो सवालात होते हैं, जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आपको एक टिल्ट नज़र आएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। और जितनी मर्जी वो कोशिश कर लें, उनके ऊपर एक छाप है और इस छाप को वो मिटा नहीं सकते। मंसूर अली खान एक्सप्रेस न्यूज़ में थे, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। राना शमीम का वो केस था और उसमें उन्होंने मुझसे सवालात किए और फिर उसका हमने जवाब भी दिया, मेरिट पर जवाब दिया। मंसूर अली खान ने अपने इस इंटरव्यू में, यानी इस लीक्स के बाद, एक बात कही। वो ये कहते हैं
कि मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, जिन लोगों ने, यानी ये हमारे प्रॉपर्टी राइट्स से ये हमारा मामला था और इसे लीक कर दिया गया। जितनी वीडियो मैंने देखी उसमें मुझे तो नज़र नहीं आया कि बताया गया हो कि ये कैसे लीक हुई। फिर वो ये भी कहते हैं कि जब कोई आपको एथिकली रोक देता है ना, जब आपको कोई कहता है कि जनाब ये काट दें, तो फिर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। अच्छा, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि इन लीक्स के बाद उनसे सवाल किया गया होगा कि भाईजान ये क्या हो रहा है, मंसूर ये क्या हुआ, तुम तो कहते थे कैमरे बंद हैं। अच्छा, उन्होंने एक बात कही कि जनाब 6 कैमरे लगे हुए थे और 6 के 6 हमने कैमरे बंद करवा दिए। आप कुर्सी पर बैठे थे, आपको कैसे मालूम हुआ? ठीक है, आपने अपने प्रोड्यूसर पर और अपने जो कैमरामैन वहां पर बैठे हुए थे उन पर रिलाई किया, लेकिन अगर आप थ्रू आउट देखें ना तो वो मास्टर शॉट्स हैं, वो कैमरे बदले नहीं हैं और वो कैमरे वहीं के वहीं लगे हुए हैं। यानी मुझे तो वो पूरे इंटरव्यू में, यानी एक कैमरा राइट पे एक फ्रेम है और एक लेफ्ट पे फ्रेम है, वो चेंज होता हुआ नजर नहीं आया। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैंने जब दोबारा प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग शुरू करो। जो उनके साथ टीम के 11 लोग मौजूद थे जिनका वो हवाला दे रहे हैं, तो साबित वो ये करना चाह रहे थे कि जनाब मुझे नहीं पता ये कहाँ से रिलीज हो गई, किसने लीक कर दी और मैं माफी चाहता हूँ। क्योंकि उनसे भी किसी ने सवाल किया होगा ना कि भाई तुमने तो कहा था कैमरे बंद हैं, ये कहाँ से आ गया, मॉरल ग्राउंड्स और एथिकल जर्नलिज्म किधर गई? तो फिर उसको, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो उसकी एक जस्टिफिकेशन उन लोगों को दे रहे थे जिन्होंने उनसे सवाल किया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मरीम नवाज ट्वीट कर दें कि जनाब झूठ झूठ होता है और मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं तो मैं क्यों झूठ बोलूं। तो उसका जवाब आ गया। फिर जो सबसे अहम बात थी कि जब आप एडिटिंग के लिए प्रोग्राम के प्रोड्यूसर साहब बैठे होंगे तो उन्होंने तो कहा होगा ना कि मंसूर भाई ये देखें ये तो रिकॉर्ड हो गया। और जब वो रिकॉर्ड हो गया तो आपको चाहिए था, अगर आप एथिकल जो बात कर रहे हैं ना कि मोरालिटीज हैं, तो फिर आपको चाहिए था ना डिलीट कर देते, लेकिन वो डिलीट नहीं होती। यानी किसी ने वहां पे रखा। हम ये नहीं कह रहे कि आपने, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि किसने इसे वायरल किया, किसने लीक किया, क्योंकि हुआ ये आपकी टीम में से ही है, किसी ने किया। क्योंकि बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये आप ही ने किया है ताकि हो, जिस पे मैं बिलीव नहीं करता क्योंकि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन जब आपको ये मालूम हो गया और आपकी टीम को पता था कि ये सब कुछ हुआ है, तो मेरा ख्याल था कि आपको इसे डिलीट कर देना चाहिए था। लेकिन इसमें अब कुछ सवालात हैं, बड़े अहम हैं। जब आपके सामने एक जुर्म हो रहा हो ना तो आप आंखें नहीं बंद कर सकते। बीइंग अ जर्नलिस्ट, ये हर सहाफ़ी की जिम्मेदारी है कि वो उस तमाम हकाइक को और वाक़यात को रिकॉर्ड कर लें। अगर आपको मालूम हो गया था ना कि ये मरीम ये बात कर रही हैं और यार ये तो इट्स अ गोल्ड माइन, चूंकि ये तोशा खाना का बयानिया बनाती हैं, हर वक्त कहती हैं घड़ी चोर, तो आज पता चला कि इन्होंने कितनी गाड़ियां चोरी की थी। 90s की गाड़ी थी जनाब, 2008 तक वो रेगुलाइज नहीं होती, उसके पैसे जो हैं वो क्लियर नहीं होते। वही काम जो एहसन इकबाल ने किया, 5 साल बाद याद आया कि जनाब देखें इस घड़ी के पैसे मैं जो हूं पूरे दे रहा हूं, कोई मुझे पलट कर ये ना कहे कि भाई तुम भी तो घड़ी चोर हो। यानी इत्तेजाद था। ये जर्नलिज्म नहीं हो रही थी। अगर जर्नलिज्म हो रही होती तो मंसूर साहब का मुझे एक क्लिप याद है। मेरा कोई उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरा सिर्फ सहाफ़ती इख्तलाफ है। जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज उनका नाम ले रहा हूँ, मैं आमतौर पर किसी का नाम भी नहीं लेता। मंसूर अली खान साहब ने एक बात कही थी और इसी गालबन इंटरव्यू के हवाले से कही थी कि जनाब प्लांटेड इंटरव्यू और ये और वो, गालबन यही इंटरव्यू था क्योंकि मैंने सिर्फ उनका एक क्लिप सुना। और फिर उन्होंने एक मिसाल दी थी शहबाज गिल की कि जब मैं खान साहब का इंटरव्यू करने के लिए आया और शहबाज गिल साहब आपने मुझसे रब्ता किया था और फिर आपने मुझसे पूछा कि टॉपिक्स क्या होंगे, सवाल दस दो। तो मैंने कहा जी सवाल तो मैं क्यों बताऊं, ये तो हमारा प्रोगेटिव है, हम सवाल क्यों बताएं। और फिर आपने ये भी कहा था कि हाँ टॉपिक्स पूछना आपका हक है। लेकिन आपने क्या किया भाई, आप को तो बाकायदा डिक्टेट किया गया कि बंद करो कैमरे, ऑन करो कैमरे, रिकॉर्डिंग नहीं करनी रिकॉर्डिंग करो, मुझे बताओ फैक्ट सुन लो, यानी डिक्टेट किया गया। तुम होते कौन हो? मरीम नवाज को कहते ना कि आप हैं कौन बीबी? आपकी अगर क्वालिफिकेशन है दैट यू आर द डॉटर ऑफ द 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो ठीक है, घर में होंगी, जाती उम्रा में आप होंगी। लेकिन आपने ये क्या काम किया, आपने जर्नलिज्म के तकाजे पूरे नहीं किए। आप कह देती, वो आपको कह देती कि जनाब ये ना करे, आप कहते कि बीबी क्यों ना करूं। आप जो तोशा खाना की बार बार बात करती हैं, लेट्स क्रिएट अ सीन। और ये कोई किसी की पगड़ी उछालने के लिए नहीं था, ये सहाफती असूलों के ऐन मुताबिक था। आप पूछते और ये आपका हक था, जो हक आपने खुद अपने हाथ काट के मरीम नवाज के हवाले कर दिए। आई एम रियली सॉरी टू से ब्रदर, आपने ये सही नहीं किया।
آپ نے اس جرنلزم کے ساتھ صحیح نہیں کیا, کیونکہ جب صحافی کو خبر ملتی ہے نا تو خبر نہیں رکتی بھائی, خبر کو پبلش ہونا ہی ہے. آپ نے اسے چھپا کر پاکستان میں ایک بہت بڑا ظلم کیا, کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ ہمارے جیسے آپ جیسے لوگوں کو استعمال کرتی ہیں. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, سوالات دیے جاتے ہیں, سوالات پوچھے جاتے ہیں, بیانیے بنتے ہیں, اس کو روک دو, اس کو چلا دو. ہم نے تو اپنی جرنلزم میں ساری عمر یہی دیکھا, جب آپ انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم سے بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو صحافت کرنی چاہیے. جس چینل پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہاں پر نام نہیں لینا چاہیے, ایک دوست نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جناب آپ لندن سنبھال لیں اور آپ کو ہم یہ چیزیں دیں گے. میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, کیونکہ میرا ایک نظریہ ہے, میں نظریاتی قسم کی جرنلزم کرتا ہوں. اگر آج مجھے معلوم ہو کہ عمران خان کسی اسکینڈل میں ملوث ہیں تو میں اسی طرح اور اسی زور و شور کے ساتھ جو ہے اسے ایکسپلین کروں گا. لیکن کٹو تو صحیح نا پہلے, جب آپ کسی کو بار بار چور کہیں گے تو آپ کے پاس تو ایک موقع تھا, آپ نے وہ موقع ہاتھ سے گوا دیا. اور پھر انتہائی اہم نقطہ یہ بہت ہی ضروری ہے قوم کے سامنے رکھنا کہ جب آپ کو لوگوں کو آپ موضوع پر اور سوالات پر ڈانٹ دیتے ہیں تو پھر آپ نے یہ زیادتی کی ہے. اور ویورز آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو کچھ اس پروگرام میں ہوا یہ ایک آئی اوپنر تھا, ایک نیوز میکر, یعنی ایسی خبر جو توشہ خانہ کی پوری جو ڈائنامکس ہے اسے ہلا کر اسے رکھ دیا. کیا ہوا یہ آپ کے سامنے میں چیزیں رکھ دیتا ہوں, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ 2008 میں گاڑی نکلوائی جبکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی. پوچھا کہ ضرورت کیا تھی؟ جی بیوی آپ نے گاڑی نکلوا لی. ہماری بہت ہی قریبی دوست سعودی پرنس ہیں, اس پہ منصور نے ٹوکا اور کہا کہ کہہ دینا عبداللہ بن عبدالعزیز ان کی طرف سے ہوا. تو مجھے ایگزیکٹ ایئر یاد نہیں ہے, 90s میں ہوا. بات سنیں, جب آپ نے توشہ خانہ گھڑی کی بات کی تو توشہ خانہ سے قانونی طور پر اس کے مطابق جو ہے جو حکومت نے رقم فکس کی ہم نے اسے دے کر جو ہے نکال لیا. پھر یوسف رضا گیلانی کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے پھر رابطہ کیا کہ یہ میاں صاحب گاڑی آپ کی ہے, لے جائیں. انہوں نے پیسے دیے, گاڑی نکال کر لے گئے. پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیچھے سے نا مریم اورنگزیب وہ بار بار انٹروین کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کیمرے بند کرو, کیمرے بند ہو گئے, چلو سنو منصور سنو. یہ باتیں ایک صحافی کے ساتھ اس طرح نہیں ہو سکتی. ویورز آپ نے ویڈیو سن لی ہے لہٰذا اس پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ گاڑی تھی, اس کی جو قیمت اس پروگرام میں بتائی گئی ہے, جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے, یعنی آپ نے جے آئی ٹی بنائی, اس میں آپ نے ڈکلیئر کیا, آپ کو نہیں معلوم کہ کتنی پروفٹ پہ آپ نے گاڑی بیچ دی. 2 کروڑ کی آپ نے گاڑی بیچتی ہیں, 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ کی گاڑی آپ نے خریدی پیسے دے کر, اور آپ عمران خان کو کہتے ہیں کس مورل اتھارٹی سے کسی بھی سیاستدان کو, چاہے وہ عمران خان ہے چاہے کوئی اور بھی ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ نے توشہ خانہ سے گھڑی چوری کی. اسی لیے یہ ڈراپ سین ہمیشہ کے لیے ہو چکا ہے. اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ آج کے اس واقعے کے بعد شاید منصور علی خان کی صحافت جو ہے وہ بھی مشکل میں آ جائے. اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتا دیتا ہوں. وہ اس لیے یہ بات ہے 2018 کی. 2018 میں مجھ سے پاکستان میں جس چینل کے لیے کام کرتا تھا 24 نیوز کے لیے, اور نجم سیٹھی صاحب کا میں شو کیا کرتا تھا, مجھ سے رابطہ کیا ایک پروڈیوسر نے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انصار نقوی صاحب, جو عید کے روز پلین کریش ہوا کراچی جاتے ہوئے, اس میں وہ فوت ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. اور جب وہ اس سے کچھ عرصہ پہلے برطانیہ میں آئے تھے تو ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا. انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ عرفان ہم نے جو انٹرویو ہے وہ کرنا ہے اسحاق ڈار صاحب کا, تو ارینج کرو. میں نے لوگوں سے بات کی, وہ صحافی جو ان کے قریب تھے, میں نے ان سے بات کی کہ یار ڈار صاحب جو ہے نا وہ اس طرح ٹائم نہیں دے رہے, لیٹس ارینج اے میٹنگ. میری میٹنگ ارینج ہوگی, ہم چلے گئے. تو پھر مجھے باقاعدہ انسٹرکشنز دی گئی, کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب میں نے اپنی گارنٹی دے دی ہے تے ہاتھ ہولا رکھنا. اب 24 نیوز اور جس طرح سے مجھے کہا گیا تھا, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں نے جا کے اسحاق ڈار کا انٹرویو کرنا ہے. آئی واز جسٹ ڈوئنگ مائی جاب ایز اے جرنلسٹ. اور یہی وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں نے سما ٹی وی کو انکار کیا کہ مجھے جاب نہیں چاہیے, کیونکہ میرے اختلافات تھے اور نظریاتی اختلافات تھے. اسی لیے ہم نے مین اسٹریم میڈیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہا. تو جو سوالات دیے گئے اور جو سوالات پھر میں نے بھی شرارت کی, کچھ ایڈ کر دیے اور خیر وہ چل گئے, تو باقاعدہ گارنٹیز دی جاتی ہیں. اب آپ کو کیا معلوم کہ منصور علی خان صاحب, سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ منصور کو ہی کیوں ایکسیس دیا گیا.
लंदन में 3-4 सहाफ़ियों को ही क्यों एक्सेस मिलता है? जो पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके है, मैं भी गवर्निंग बॉडी के अंदर हूँ, हमने एक प्रेस रिलीज भी जारी की जिसमें हमने कहा कि आपने मखसूस सहाफ़ियों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मियां नवाज शरीफ साहब। क्यों? तो क्योंकि यही कुछ हो रहा है ना, जैसा बाप था वैसी बेटी है। अपने मामला जो छुपाने के लिए हमेशा से इस किस्म का काम जो किया जाता है, और यही कुछ हुआ और यही कुछ जो है वो हो रहा है। मरीम नवाज ने अपने आप को हमेशा के लिए एक्सपोज कर दिया है, और पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की जर्नलिज्म, आई एम रियली सॉरी टू से मंसूर, जो कुछ आपने किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि आपने भी राब्ता किया होगा, आपको भी एक्सेस मिला होगा जो पाकिस्तान में किसी और सहाफ़ी को नहीं है। क्योंकि अगर किसी सहाफ़ी को बुलाकर बिठाए ना मरीम नवाज के सामने और वो फिर सवाल पूछेगा ना, फिर वो हार्ड टॉक ही होगी ना, तो इसलिए ये काम नहीं होता। आई एम रियली सॉरी टू से, और मुझे आज दुख हुआ ये तमाम देखकर, लेकिन खुशी इस बात की हुई आप एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकते थे अपने उस इंटरव्यू में, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने किसी की बात मानी, कैमरों को बंद किया, जो एक प्रोफेशनल मैं समझता हूँ बददयानती है। क्योंकि बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं भाई, और दुनिया में स्टिंग ऑपरेशंस जब पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं तो वो होते हैं, और बरतानिया का कानून भी जो है उन पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक एट लार्ज जब वो देखता है ना, तो कोई पूछ नहीं सकता कि तुमने ये स्टिंग ऑपरेशन क्यों किया था। क्योंकि हकाइक आवाम तक लाने जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जो एविडेंसेस हमने राना शमीम के मामले में सिक्योर किए, किसी में हिम्मत नहीं हुई, और उस सॉलिसिटर में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी को अदालत लेकर जाता, क्योंकि उसे मालूम था कि ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हुआ है। लिहाजा जब सच आपके सामने था, काश आप इस सच के ऊपर अपनी तन मन धन की बाजी लगा देते, लेकिन मालूम ये हुआ कि आपने उसको छुपा लिया। जो आई पर्सनली फील कि ये एक बहुत बड़ा आपने जुर्म किया है अपने पेशे के साथ, जो आपको नहीं करना चाहिए था। व्यूअर्स, आज एक और दूसरी जो एक कंट्रोवर्सी है वो हमने देखी पाकिस्तान के अंदर, और ये कंट्रोवर्सी है जी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से। एक स्टेटमेंट जारी किया गया है तर्जुमान कौमी असम्बली की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में गोल्डन जुबली तकरीबात का इनेकाद किया गया। कौमी आइनी कन्वेंशन इन तकरीबात का एक हिस्सा था। कन्वेंशन में 120 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स पार्लिमान में तशरीफ़ लाए। तलबा, खसूसी अफराद, डॉक्टर्स, वकला, समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद तकरीबात में शामिल रही। मुकन्ना अदलिया और इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को कौमी सतह के इजलास में मुनासिब नुमाइंदगी दी गई। चारों सूबों के वज़राए आला, गवर्नर, सूबाई असम्बलियों से नुमाइंदगान ने शिरकत की, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मेंबरान भी इस तकरीब का हिस्सा थे। इस जज्बे के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को मदऊ किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी मदऊ किया गया था। इसके अलावा सूबाई अदालतों के जजेस को भी मदऊ किया गया। अब वो ये कहते हैं कि कौमी आइनी कन्वेंशन किसी भी तरह पार्लिमानी इजलास नहीं था। इस तकरीब से मुतल्लिक खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से गुरेज किया जाए। देखें, ये पार्लियामेंट भी आपकी है भाई, आप भी तर्जुमान पीडीएम की पार्लियामेंट के हैं। आप वहाँ से जिस मर्जी किस्म की तर्जुमानी करें, ये आपका हक है, क्योंकि आप किसी न किसी की नौकरी तो करते हैं भाई। अब मसला इसके अंदर पता क्या है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इनविटेशन भेजा गया था, अगर बाकी जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये भेजा गया, तो वो अक्लमंद थे और उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो पार्लियामेंट जहां पर हमारे खिलाफ रेफरेंसेस फाइल हो रहे हैं, पहली बात तो मैं बात मानता ही नहीं हूं कि किसी किस्म की इनविटेशन भेजी गई होगी, और अगर भेजी गई है तो वो अक्लमंद थे कि जहाँ से रेफरेंसेस आ रहे हैं, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हर्जा सराई की जाती है, 4-3 का ताना दिया जाता है, अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं, और हम वहाँ पर उठकर चले जाएं, पार्लिमान जो है अपना दिफा करेगा, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और बाकी जजेस ने भी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, लेकिन हमेशा की तरह जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को मशहूर होने का शौक़ है, उनकी तारीफ़ की जाए, उनके हवाले से खबरें लगें, उनका नाम गरजे बरसे तो वो खुश रहते हैं, तो उन्होंने मुनासिब समझा चले गए। काश काजी फायज ईसा साहब भी ना जाते, कहते ना कि जनाब ये हमारा आपका मैंडेट नहीं है, हम नहीं आ सकते, आपका पार्लियामेंट, आपकी पार्लियामेंट आपको जो है वो कबूल हो और आपको मुबारक हो, हम इस पार्लियामेंट में आकर तकरीरें नहीं करेंगे। बाकी जजेस ने उसी कुलिये पर अमल करते हुए इनकार कर दिया। अगर ये बात दुरुस्त है जो आपने एक बाकायदा
अपने मनपसंद चैनल के ऊपर एक बाकायदा प्रेस रिलीज जो है वो जारी करवाई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तूफान आ गया। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से सवाल हो रहे हैं, एक वीडियो में सहाफियों से पूछ रहा है कि काजी साहब क्या 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए, कोई जवाब नहीं है भाई साहब के पास। तो किस बात की तरफदारी करते हैं आप सरकार कि आईने पाकिस्तान, और आपने जो हवाले आज दिए खुदा का खौफ खाएं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं और लोगों के मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन जो इस वक्त चल रहे हैं ना, तो इससे परहेज करें, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। एक सवाल मैं आपके सामने रख दूं और फिर मैं आपसे व्यूअर्स इजाज़त चाहूँगा। एक तो आपने मुझे ये बताना है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, मेरी नज़र में आने वाले दिन इनके लिए मुश्किल हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि आज के बाद इनके ऊपर ना लेबल लग गया है जस्टिस काजी फायज ईसा, पीडीएम के ये जज के तौर पर याद रखे जाएंगे। जिस तरह जरदारी साहब ने हाथ मिलाया ना, बाकी लोग भी आकर हाथ मिलाते रहे कि सर याद रखिएगा, हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। और क्या होता है ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी, पीआर, और क्या होती है, यही होती है ना, और यही कुछ हुआ है। आप बेशक कहें कि कल को फैसले में आपके खिलाफ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ नहीं होना। आपने ये काम किया, आप मुर्तकिब हुए, और नून लीग के हक में जब फैसले लाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त नून लीग और पीडीएम का टोला चीफ जस्टिस और बाकी जजेस के हवाले से कर रही है, अब तो देखें जी कोई शर्म लिहाज नहीं रहेगी ना, अब तो बाकायदा गालियां निकाली जा रही हैं, तो फिर गालियां खाने के लिए आप तैयार हो जाएं। और ये काम आपने खुद किया, इख्तलाफी नोट लिखने की जो रिवायत है ना, इससे ये मामला शुरू हुए, चूंकि जितने भी सियासतदान है ना, वो इख्तलाफी नोट को बुनियाद बनाकर जजेस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। कुछ जजेस के ऊपर तनकीद होती है, कुछ को जो है वो सिकंदर बनाकर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर पेश किया जा रहा है। लेकिन ये सिकंदर जो है वो आपको ही डसने के लिए तैयार है, याद रखिएगा, और ये मुश्किल हो जाएगा इन तमाम ताकतों के लिए। व्यूअर्स, आखिर में एक सवाल आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। मुझे दुख है, एक सहाफ़ी के पास मौका था, वो मुकम्मल तौर पर इस ख़ानदान को एक्सपोज कर सकता था, सज धज के साथ कर सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया और उसने मोरालिटीज़ को घसीट कर ले आया। लेकिन मोरालिटीज़ तो नहीं रही ना भाई, लीक तो फिर भी हो गई। ये बताएं कि ये जो वीडियोज़ हैं क्या मंसूर अली ख़ान ने खुद लीक की और या फिर ये किसी और ने किया है, और क्योंकि अब भाई साहब को जवाब तो देना पड़ेगा कुछ लोगों का, और इन्हें फ़ोन भी आए होंगे कि भाईजान दसो है की हुआ है, तो इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।